हेलो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड विद आकाश सर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, जिसमें 300 से लेके 1200 ईस्वी तक की बात हुई है इतिहास की, उसके अंदर हम बात करेंगे आज 5th यूनिट की यानी 5वीं यूनिट की, जिसके अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया गया है। इसके अंदर पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश ने किस प्रकार इस युद्ध में शामिल हुए, किस प्रकार उन्होंने भाग लिया, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष है वो कैसे, किस बीच और किसके लिए युद्ध हुआ था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं एक बार पेन ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि कन्नौज की स्थिति आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कन्नौज आपका यहाँ पर है और इस कन्नौज के लिए 3 वंशों ने करीब 200 साल तक युद्ध किया था। तो अगर 200 साल तक युद्ध हुआ है, इसका मतलब कन्नौज में कुछ ना कुछ खास बात तो रही होगी ना। तो आप देख सकते हैं कि पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन 3 वंशों ने आपस में युद्ध किया कन्नौज को जीतने के लिए, इस पर शासन करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए। अब हम बात करते हैं कन्नौज की स्थिति के बारे में। कन्नौज की स्थिति क्या है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर तो हमारे पर्वत होते हैं ना, यहाँ पर हमारे क्या है, पर्वत हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला होती है। इस तरीके से हमारी पर्वत श्रृंखला है। और ये हमारा था चाइना वाला, ये जो हमारा चाइना वाला एरिया है, ये वाला हमारा चाइना वाला एरिया है। तो जो यहाँ पर रेशम बनता था जिसे सिल्क रूट कहते, तो ये जो रास्ता है वो आपका यहाँ कन्नौज से होते हुए जाता था दोस्तों। ठीक है, कन्नौज से होते हुए जाता था, क्योंकि यहाँ पहाड़ पर्वत थे। तो यह एकमात्र रास्ता था जिससे कि जल्दी से यहाँ से होता हुआ सिल्क रूट से पाकिस्तान और इधर यूरोप की तरफ हमारा माल सिल्क रूट सप्लाई हो सकता था। ठीक है ना। अब इस कन्नौज पर खास बात ये भी थी कि यहाँ से जाने वाले से यहाँ से राजा शुल्क वसूलते थे, तो उन्हें मुद्राएं मिलती थी, है ना। तो इस वजह से एक कारण था ये। दूसरा, ये दोआब क्षेत्र में स्थित था, यानी कि ये गंगा और यमुना के मिलन पर ये स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो भूमि है वो भी बहुत उपजाऊ होती है दोस्तों। तो इस वजह से सभी राजा ये चाहते थे कि ये भूमि उपजाऊ भूमि है, जो अच्छी उपज देती है, ये भूमि हमारी यहाँ होने वाली है। ठीक है, तो हर तरीके से दृष्टि से देखा जाए तो कन्नौज बहुत ही ज़्यादा धन्य धान्य से हर तरीके से परिपूर्ण था। इस वजह से हर कोई राजा ये चाहता था कि कन्नौज पर उसका शासन हो सके। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग किसने की। तो सबसे पहले इस युद्ध को छेड़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश में वत्सराज ने। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी स्लाइड पर चलकर देखते हैं कि ये किस तरीके से उन्होंने किया। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। और अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां, जो गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, जो मैंने स्थिति दिखाई हुई है आपको, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल, और कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्ष तक इन 3 महाशक्तियों ने युद्ध किया। ठीक है, और इस संघर्ष को, जो ये संघर्ष हुआ, इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। और इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली थी। ठीक है, इन्होंने शुरुआत भी इन्होंने की थी, गुर्जर प्रतिहारों ने, और इन्हें सफलता मिली। हम देख लेते हैं इनकी स्थिति क्या है दोस्तों। इनकी स्थिति को हम एक बार इनकी स्थिति को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनकी स्थिति क्या है। कन्नौज हमारा, आप जानते हैं, यूपी में पड़ता है, जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ पर थे, जो आपका गुजरात वाला एरिया है, उज्जैन इनकी राजधानी थी, तो ये उज्जैन की तरफ थे।
पाल वंश जो है इसका संस्थापक धर्मपाल था, और ये बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर पाल वंश है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए राष्ट्रकूट, जो दक्कन का एरिया है जो अभी फिलहाल में आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक की तरफ पड़ता है, वो एरिया है आपका राष्ट्रकूटों का एरिया। इनका संस्थापक था दंती दुर्ग, ठीक है। और ये गुर्जर प्रतिहार इनका संस्थापक था वत्सराज, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ उसको हम देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि तो आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए संघर्ष का कारण क्या था वो हम समझ लेते हैं दोबारा से। इसका राजनीतिक कारण क्या था कि छठी शताब्दी में, यानी छठी शताब्दी में हुआ था ये, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ही राजनीतिक शक्ति के रूप में पाटलिपुत्र का महत्व समाप्त हो गया था, ठीक है। और इसके फलस्वरूप इसका स्थान उत्तर भारत में स्थित कन्नौज ने ले लिया, ठीक है। पहले पाटलिपुत्र काफी ज्यादा फेमस था, उसके बाद फिर इसका स्थान गुप्तों के बाद, जब गुप्तों का शासन नहीं चला गया तो गुप्तोत्तर काल के बाद कन्नौज ने इसका स्थान ले लिया। अब प्रश्न उठता है कि कन्नौज का संघर्ष का कारण क्यों बना। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर होना, गंगा नदी के किनारे होना, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, गंगा और यमुना के बीच स्थित होना इसके महत्वपूर्ण कारण थे। ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। उत्तर भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने और तीनों महाशक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण ही कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बना रहा दोस्तों। और करीब 200 साल तक मैंने बताया आपको यहाँ पे जो संघर्ष है वो हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होकर राष्ट्रकूट शक्ति ने दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली, उत्तर भारत की राजनीति में दखल देने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया। देखिए जो राष्ट्रकूट थे वो दक्षिण से थे, और दक्षिण से आकर उत्तर भारत में लड़ाई लड़ना कोई छोटी आम बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां से आना जाना, सैनिकों का रुकना, ठहराव, पड़ाव डालना, वहां पर रहना और फिर युद्ध करना, ये अपने आप में भी एक काफी बड़ी बात हो जाती है। और यही शायद कारण था कि अंतिम में ये राष्ट्रकूटों को इसकी कोई भी राष्ट्रकूटों को कोई विजय प्राप्त नहीं हुई इसी वजह से, ठीक है। वैसे बहुत शक्तिशाली जो वंश माना जाता है वो उस समय का राष्ट्रकूट वंश था, जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ जीती, लेकिन दूरी की वजह से ही दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनके बीच की जो दूरी थी उस स्थान की, इस वजह से ही ऐसा हुआ कि वो ये युद्ध जीत नहीं पाए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि धर्मपाल की विजय। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। देखिए मैंने आपको बताया था प्रतिहार वंश था जिसने स्टार्टिंग की थी इस युद्ध की, इसने ही युद्ध छेड़ा था। अब हम समझते हैं कि प्रतिहार जो शासक था वत्सराज, उसने इसकी स्टार्टिंग की थी जब उसने कन्नौज पर शासन करने वाले आयुध शासक इंद्रायुध को परास्त करके उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। था क्या दोस्तों, उस टाइम कन्नौज पर जो शासन कर रहा था उस राजा का नाम था इंद्रायुध, और इंद्रायुध को उसने परास्त कर दिया। प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने परास्त कर दिया और फिर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपना आधिपत्य वहां पर उसने कायम किया। अब ये बात देखकर जो बाकी शक्ति, क्योंकि जितने भी उस टाइम जो उभरती हुई शक्तियां थी वो सभी चाहती थी कि कन्नौज पर वो क्या कर सके, शासन कर सके। तो अब सवाल ये हुआ कि जो दूसरे जो राष्ट्रकूट वंश थे और जो आपका पाल वंश था, ठीक है, ये दोनों आपस में, इन दोनों को बहुत ही जलन हुई, बहुत ईर्ष्या हुई और इन्होंने भी आक्रमण करना स्टार्ट किया। देखते किस प्रकार। तो संघर्ष के प्रथम चरण में प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश, धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव में संघर्ष हुआ, ठीक है। और धर्मपाल को पराजित करने के उपरांत वत्सराज ध्रुव से संघर्ष हुआ, ठीक है। अब धर्मपाल अब जो ये आपका वत्सराज था, इसका युद्ध जो हुआ था वो धर्मपाल से हुआ। धर्मपाल को इसने पराजित कर दिया। जो धर्मपाल है वो पाल वंश का है, ठीक है, इसे परास्त कर दिया। और इसके बाद वत्सराज का युद्ध ध्रुव से हुआ। ये ध्रुव वही है जो राष्ट्रकूट है, जो नीचे दक्षिण की ओर से आए हैं दोस्तों, तो इससे हुआ। लेकिन जो ध्रुव ने है, जो राष्ट्रकूट वंश है, काफी शक्तिशाली वंश माना जाता था, तो ध्रुव ने आपके वत्सराज को हरा दिया। ध्रुव ने आपके वत्सराज को हरा दिया। इसमें ध्रुव विजयी हुआ और क्योंकि ध्रुव दक्षिण से आया था तो ज्यादा दिनों तक वो यहाँ रुक नहीं सकता था दोस्तों, इसलिए वो दक्षिण वापस चला गया। राष्ट्रकूट नरेश से हारने के उपरांत कुछ समय तक प्रतिहार शासक हतोत्साहित रहे, क्योंकि इनकी शक्ति क्षीण हो रही थी हारने के बाद। इस समय का फायदा उठाकर अब पाल नरेश यानी धर्मपाल जो था, उसने क्या किया, दोबारा से कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को अपदस्थ करके
अपने संरक्षण में चक्रायुध को राजगद्दी पर बिठा दिया। देखिए इंद्रायुध को किसने बिठाया था? इंद्रायुध को बिठाया था, आपके आयुध को हटाकर इंद्रायुध को बिठाया था प्रतिहार शासक ने, और इंद्रायुध जो है इसको अपदस्थ कर दिया। किसने कर दिया? धर्मपाल ने। और किसको बिठा दिया? चक्रायुध को। ये इसी का भाई था, लेकिन धर्मपाल ने अपने फायदे के लिए इसे हटाकर इसको राजगद्दी पर बिठा दिया। अब ये बात दूसरे जो वंश थे उनको खराब लगी थी। आगे पढ़ते हैं, देखिए फिर प्रतिहारों का जो अधिकार था, पाल शासक की सफलता प्रतिहार शासकों के लिए असहनीय थी, यानी उनकी जीत उन्हें नहीं देख जा सकी। अतः वत्सराज के पुत्र नागभट्ट, अब वत्सराज का जो पुत्र है नागभट्ट है, याद रखना कि जो वत्सराज है वो प्रतिहार शासक है, और नागभट्ट द्वितीय आया, उसने कन्नौज पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। धर्मपाल की सफलता उनसे नहीं देखी गई, तो वत्सराज के जो पुत्र थे नागभट्ट द्वितीय, उसने कन्नौज पर आक्रमण करके अधिकार किया। अब धर्मपाल को परास्त करने के कुछ ही दिनों बाद नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से परास्त होना पड़ा। यानी कि देखिए गोविंद जो तृतीय है वो राष्ट्रकूट का शासक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये शासक बदल क्यों गए? क्योंकि समय के शासन में 200 साल तक युद्ध चलाए, तो उन्हीं के उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र ये आए, तो ये आपस में लड़ते रहे। ये भी स्वाभिमान की लड़ाई बन गई थी दोस्तों, क्योंकि आपने उनको हराया, आपने उनको हराया, तो इस वजह से अब स्वाभिमान की लड़ाई हो गई थी। तो कोई भी ये नहीं देख सकता था कि सामने वाली पार्टी जीत जाए, उसका अधिकार हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके अधिकार किया, तो तभी धर्मपाल को परास्त कर दिया। धर्मपाल को परास्त करने के कुछ ही दिनों बाद जो नागभट्ट द्वितीय है, जो प्रतिहार शासक है, उसे राष्ट्रकूट के शासक गोविंद तृतीय से फिर से परास्त होना पड़ा, और इस पराजय से गुर्जर प्रतिहार की शक्ति और भी ज्यादा क्षीण हो गई। और कालांतर में, यानी इसके बाद में, पाल शासक धर्मपाल की मृत्यु के उपरांत एक बार फिर नागभट्ट द्वितीय कन्नौज ने अधिकार का प्रयास किया। एक बार दोबारा से हारने के बाद दोबारा से प्रयास किया, क्योंकि जो ये राष्ट्रकूट थे ये वहां पर रुक नहीं सकते थे, क्योंकि इनका काफी दूर इनका जो आप कह सकते हैं महल वगैरह था, इनकी जो राजधानी थी वो तो आपकी दक्षिण में ही थी, आंध्र प्रदेश काफी दूर पड़ती थी, तो ये ज्यादा दिनों तक वहां टिक नहीं पाते थे। अब हुआ क्या दोस्तों, आगे देखिए कि वह भी सफल भी हुआ। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय दोबारा से कोशिश की, क्योंकि प्रतिहार शासक हार जाते थे। तो अब नागभट्ट द्वितीय जो प्रतिहार शासक ही था, उसने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास दोबारा से किया, वह सफल भी हुआ, और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और संघर्ष के इस दौर में राष्ट्रकूट शासक कठिनाइयों के कारण मैदान से बाहर रहे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष अपने पिता के समान पराक्रमी नहीं था। देखो इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो राष्ट्रकूट हैं दोस्तों, जो राष्ट्रकूट हैं वो शक्तिशाली थे, लेकिन दक्षिण से आते थे, इसलिए ज्यादा देर तक उत्तर में रुक नहीं सकते थे। अब जो आपके प्रतिहार शासक थे उनका युद्ध प्रतिहार शासक शक्तिशाली से पाल वंशों से उन्होंने कई बार हराया। ठीक है, लेकिन उनका युद्ध जो होता था वो राष्ट्रकूटों से हार जाते थे। ठीक है, लेकिन जब अब हुआ क्या, तो जैसा कि आपको पता लग रहा होगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट दक्षिण से आते थे, शक्तिशाली भी थे, लेकिन दूरी की वजह से वो हार गए। और रही बात, धर्मपाल एक काफी ज्यादा प्रभावशाली राजा था, पराक्रमी राजा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद फिर कोई अधिक पराक्रमी शासक आया नहीं। ठीक है, और फिर नागभट्ट द्वितीय जो था उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और इसके बाद के जितने भी शासक थे जो राष्ट्रकूट थे वो इतने पराक्रमी नहीं हुए। ठीक है, जैसे अमोघ वर्ष है, ये भी आपका कहाँ गया, अमोघ वर्ष है, ये भी राष्ट्रकूट नरेश है, लेकिन ये पराक्रमी इतना नहीं था, और राष्ट्रकूट की भूमिका इस संघर्ष में समाप्त हो गई थी, समझ लीजिए। और प्रतिहार शासक जो थे भोज के उपरांत महेंद्रपाल शासक बना था, जिसने बंगाल पर विजय प्राप्त की। उसके पश्चात महिपाल प्रथम के समय तक पालों की शक्ति का अंत हो चुका था। लगभग पाल भी अब उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, वो अंत हो चुका था। इसलिए ये युद्ध प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच हुए, अतः ये युद्ध त्रिभुजाकार नहीं रहा था, और लास्ट में कन्नौज में पूर्ण रूप से प्रतिहारों के अधिकार में आ ही गया। और वैसे छोटे मोटे जो संघर्ष थे वो 9वीं शताब्दी तक चलते रहे थे। ठीक है, तो ये था आपका संघर्ष का कारण, और इसमें विजयी रहा प्रतिहार वंश। और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये युद्ध हुआ था। अब हम थोड़ा हम ये भी समझ लेते हैं इस वीडियो में कि बारी बारी से कि इनके जो आपके
ये वंश हुए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि स्पेशल अगर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं 1 या 2 तो वो इनके वहाँ से भी पूछ सकता है ना। तो हम इनको भी एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बारी बारी से इन तीनों वंशों की उत्पत्ति, उनके विकास के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए राष्ट्रकूट वंश, ये बादामी जो क्षेत्र है ना, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो बादामी की जो चालुक्य के पतन हुआ, उसके बाद राष्ट्रकूट शक्ति का विकास होने लगा। दक्कन यानी यहाँ दक्षिण की बात हो रही है, जो दक्कन का पठार है ना आपका, जो इधर कर्नाटक और साउथ इंडिया के पास पड़ता है, ये दक्कन का जो दक्कन 8वीं शताब्दी की शुरुआत से राष्ट्रकूटों के नियंत्रण में आ गया। इसका जो संस्थापक था मैंने बताया दंतीदुर्ग था, ठीक है ना। इसका जो संस्थापक था वो कौन था? दंतीदुर्ग इसका संस्थापक था, ठीक है। और 1 मिनट आपके लिए मैंने पेन का भी यूज कर लूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। जो दंतीदुर्ग था यहाँ पर, वो पेन का यूज करें दोस्तों एक बार। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो दंतीदुर्ग है यहाँ पर, दंतीदुर्ग वो आपका संस्थापक था। किसका संस्थापक था? राष्ट्रकूटों का संस्थापक था। इन्होंने क्या किया था? चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा दिया था। जो चालुक्य यहाँ पर थे आपके चालुक्य, इसको हरा दिया था, ठीक है ना। और इसके बाद इसने बादामी पर कब्जा कर लिया और इसका उत्तराधिकारी चाचा, इसका जो उत्तराधिकारी चाचा था कृष्ण एक, ठीक है ना, उसने एलोरा में एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया है, कैलाश मंदिर, जो आप सभी लोग जानते होंगे। कैलाश मंदिर से आप नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये मंदिर। फिर कृष्ण एक ने सबसे बड़े पुत्र, जो इसका कृष्ण एक का जो सबसे बड़ा पुत्र था गोविंद दो, उसने वह उत्तराधिकारी बना, लेकिन ये असफल रहा था, ठीक है। और ये जो गोविंद दो था, इसी का भाई ध्रुव, जिसकी हम बात अभी तक कर रहे थे राष्ट्रकूटों में, ये काफी प्रभावशाली था। तो इस ध्रुव ने सबसे पहले तो अपने भाई को ही हरा दिया था और सिंहासन पर इसने कब्जा कर लिया था दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ध्रुव जो थे, ध्रुव, इनकी शक्ति कैसे बढ़ रही है, देखिए। ध्रुव काफी पराक्रमी शासक था राष्ट्रकूट वंश का। तो ध्रुव ने गंगा, पल्लवों और वेंगी के, ये गंगा नहीं, सॉरी, ये गंग है, ये गलत प्रिंट है आपकी बुक में। गंग, पल्लवों और वेंगी के जो शासक थे, इनको इन्होंने हराया, अपनी शक्ति का विस्तार किया। इन विजयों ने ध्रुव को पूरे दक्कन का निर्विवाद अधिपति बना दिया। देखिए आपकी शक्ति यहाँ पर इसकी बढ़ रही है। उसने फिर उत्तर की ओर बढ़ने का फैसला किया और कन्नौज की ओर ये बढ़ गया, जहां वह प्रतिहार शासक वत्सराज को हराने में सफल हो गया। देखिए ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया, ध्रुव ने वत्सराज को हराया। और वह तब पाल शासक धर्मपाल को हराने के लिए पूर्व की ओर गया, लेकिन कन्नौज पर कब्जा और अपनी जीत को बनाए नहीं रख सका। क्यों नहीं बनाए रख सका? क्योंकि वो दक्षिण का था ना, इसलिए। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा है कि एक बहुत बड़ी लूट कर लेते हैं, उसके साथ हम दक्षिण लौट जाते हैं। ये ऐसा ही करते थे, क्योंकि दक्षिण से आते थे तो बहुत दूर ही होती थी, तो वहां टिक कर युद्ध नहीं कर सकते थे ये। ध्रुव के शासन काल में राष्ट्रकूट शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी, और इसके बाद जो गोविंद तृतीय आया था, वो राष्ट्रकूटों में सबसे महान और अभय राजा कहा जाता है। उसने पल्लवों और कन्नौज के प्रतिहार राजा नागभट्ट दो को भी बाद में हराया। जब वह उत्तर में लड़ने में व्यस्त था, तो चोल, पांडे और पल्लवों ने उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाया, ठीक है। ये इस तरीके से एक गठबंधन यहाँ पर इस तरीके से बनाया। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब वो लड़ने पर व्यस्त था, तो चोलों, पांडवों और पल्लवों ने उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाया। हालांकि अपने सभी विरोधियों को वो हराता रहा, ठीक है। और उनकी जो सेनाएं थी, कन्नौज और केप, कोमोरिन यानी कन्याकुमारी, ठीक है, कोमोरिन यानी कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, और बनारस, ब्रोच आदि क्षेत्रों को वो जीतता गया। वेंगी उसके नामांकित व्यक्ति शासित थे, यानी वेंगी को हराकर वहां पर उसने नामांकित शक्ति शासक
करा रखे थे। दक्षिण में द्रविड़ राजाओं की पूरी शक्तियों को उसने तोड़ दिया था। और सीलोन, सीलोन जो कि कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में पड़ता है, उसके राजाओं को भी उसने अपने अधीन कर दिया। तो आप ये सोच सकते हैं राष्ट्रकूट की जो शक्ति थी, प्रतिष्ठा कितनी ऊंची थी, ठीक है ना। लेकिन पहले कभी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये ध्रुव के समय और बाद में फिर जितने पराक्रमी शासक आए राष्ट्रकूट में शक्तियों में विस्तार करते चले गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष था, ठीक है, जो सक्षम भी था, लेकिन उसने लंबे साल तक शासन भी किया, लेकिन वो कला से संबंधित, कला प्रिय था, तो इतना पराक्रमी नहीं था, ठीक है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में आधुनिक मान्यखेत या क्वेश्चन अपने पेपर में लिखी है, मान्यखेत इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और उत्तराधिकारी अपने कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय को बनाया था। और इस प्रकार प्रतिहार शासक महिपाल के खिलाफ लड़ाई के लिए जाना भी जाता है। इंद्र तृतीय को प्रतिहार शासक महिपाल की लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। और बाद के राष्ट्रकूट ज्यादा सक्षम नहीं हुए थे और चालुक्यों ने, आपके जो चालुक्य हैं, चालुक्य यहाँ पर चालुक्यों 10वीं शताब्दी के अंत में फिर से सत्ता हासिल कर ली थी। तो आप ये बात समझ पाए होंगे दोस्तों कि किस तरीके से जो राष्ट्रकूट वंश है उनका उदय हुआ और उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़कर अपनी विस्तार सीमा का विस्तार किया, ठीक है। बाद की लड़ाइयाँ बहुत सारे शासक आते रहे और ये काम होते रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो दूसरा वंश है पाल वंश, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम दूसरे शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार पाल वंश, अब हम पाल वंश के बारे में बात करते हैं। दो मिनट दीजिए दोस्तों, इसको सेट करें। हाँ जी, पाल वंश। देखिए पाल वंश मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर इसने शासन किया हुआ है, ठीक है। और जो पाल वंश था, देखिए हर्षवर्धन की जो मृत्यु हो गई थी, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई थी तो उसमें क्या हुआ था, क्योंकि ये अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है हर्षवर्धन, तो बंगाल में अराजकता और भ्रम था कि अब क्या होगा। तो ऐसा मानते हैं लोग कि बंगाल में इस अराजकता को समाप्त करने के लिए गोपाल नाम के व्यक्ति को वहां का शासक इन्होंने चुन लिया था। और गोपाल ने लगभग 5 वर्षों तक वहां पे शासन भी किया और उसके बाद उसने वहां पर बंगाल में पाल वंश की नींव डाली थी, यानी संस्थापक था ये पाल वंश का। और इस प्रकार 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर प्रारंभिक 12वीं शताब्दी तक पाल वंश बिहार और बंगाल के बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करता था और कुछ समय के लिए उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति भी बना था। पाल वंश का राजनीतिक आधार बिहार और बंगाल की उपजाऊ भूमि और विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये उभर रहा था, इसकी शक्ति भी बढ़ रही थी। गोपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल एक अच्छे योद्धा थे और जिन्होंने पड़ोसी देशों के खिलाफ सफल युद्ध भी किए, उन्हें हराया भी, अपनी सीमाओं का विस्तार भी दोस्तों उन्होंने किया। लेकिन धर्मपाल सिंहासन पर बैठे तो उन्हें पूर्व की ओर विशेष रूप से प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट थे जो अपने इलाके का विस्तार ये भी करना चाहते थे। इनसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा और हमने अभी अभी पढ़ा था कि धर्मपाल को किसने पराजित किया था, वत्सराज ने। वत्सराज किस वंश के थे आपको पता है, आपके राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। अभी हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखिए पहली मुठभेड़ में प्रतिहार शासक वत्सराज और धर्मपाल के बीच हुई थी, जो वत्सराज जीत गया था, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि वत्सराज भी अपनी जीत का जश्न मनाते, है ना, उससे पहले ही उन्हें राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने हरा दिया और राजपूताना के जंगलों में जाकर उन्हें शरण लेने पर मजबूर कर दिया। देखिए आप यहाँ पे समझिए, ये हम पहले स्टार्टिंग में आपको बताया, फिर मैंने रिपीट हुआ है, अभी आपको मैंने बताया राष्ट्रकूट जब हम पढ़ रहे तब भी रिपीट हुआ है और अभी भी ये रिपीट हो रहा है और ये गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तब भी रिपीट हुआ, क्योंकि तीनों का आपसी में युद्ध हुआ है, इसलिए रिपीट हो रही है चीज। अब समझते हैं। तो राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने फिर से इन्हें हरा दिया। देखिए धर्मपाल पाल वंश का, जो वत्सराज था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ठीक है। वत्सराज ने धर्मपाल को हराया और
वत्सराज ने धर्मपाल को हराया और राष्ट्रकूट के ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। अब ध्रुव ने दोआब में, दोआब ये वही क्षेत्र है जहाँ गंगा यमुना का मेल होता है, तो ध्रुव ने दोआब में धर्मपाल को हराया, लेकिन अपनी जीत के कुछ समय बाद ही वह दक्कन से पीछे हट गया, क्योंकि मैंने आपको बताया वो दक्षिण से था, तो वहां पर वो वापस चले जाते थे। इस प्रकार राष्ट्रकूट आक्रमण ने प्रतिहार शक्ति को नष्ट कर दिया था, लेकिन धर्मपाल की प्रतिष्ठा को अधिक नुकसान नहीं हुआ था। तो इस वजह से धर्मपाल इस स्थिति का फायदा उठाता और लगातार अभियानों के रूप से उसने पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने की उसने कोशिश की। उसने इंद्रायुध को, वत्सराज के एक जागीरदार को हरा दिया और कन्नौज के सिंहासन पर स्वयं के विश्वास पात्र किसको रख दिया था? इंद्रायुध की जगह पे चक्रायुध को बिठा दिया था, जो इसी का भाई था, हमने पीछे पढ़ा था। कन्नौज में एक विशाल दरबार का आयोजन किया दोस्तों, ठीक है। धर्मपाल के साम्राज्य को मोटे तौर पर 3 अलग अलग हिस्सों में इसने विभाजित किया। बंगाल और बिहार के नाभिक का गठन किया, जो सीधे इससे शासित होते थे। इससे परे कन्नौज का साम्राज्य एक करीबी निर्भरता था, जिसका शासक द्वान नामित किया गया था और सीधे उसके अधीनस्थ था। पंजाब के पश्चिम और दक्षिण में आगे पश्चिमी पहाड़ी राज्य राजपूताना, मालवा, बरार कई जागीरदार राज्य थे जो धर्मपाल ने शासित किए, ठीक है, और जो इसका अभिन्न हिस्सा, जो धर्मपाल द्वारा शासित प्रभुत्व का एक अभिन्न हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इसको अधिपति मानते थे और इसकी बात मानते थे और इनको नजराना वगैरह और जो कर वगैरह थे अदा करते थे। हालांकि प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय ने चुनौती दी और पराजित भी किया। एक बार फिर राष्ट्रकूटों के हस्तक्षेप से ये बच गए, लेकिन राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय जल्दी दक्कन के लिए रवाना हो गई। ये दक्कन वाले ज्यादा देर रुकते नहीं थे, इस वजह से ये इसका फायदा उठा लेते थे, वरना ये शक्तिशाली थे। राष्ट्रकूट वंश काफी शक्तिशाली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तीनों वंशों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट वंश थे, लेकिन दूरी की वजह से वे इस युद्ध में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि रवाना हो गए और धर्मपाल एक बार फिर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की विस्तार करने लगे। 32 साल या उससे अधिक के शासनकाल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर देवपाल ने इसका जो भी इस प्रभुत्व को बरकरार रखा। देवपाल भी सक्षम शासक थे, उन्होंने न केवल अपने पिता की विरासत के मतलब साम्राज्य को बढ़ाया, सीमाओं को ही बढ़ाया और आक्रामक समाज नीति का उसने पालन भी किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने अपने सभी ने अपने वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ, पेपर में आप इतना लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बचा है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, हम थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए गुर्जर प्रतिहार वंश, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश ऐसा मानते हैं कि ये कबीले से थे जो गुर्जर वंश के रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये गुर्जर वंश के रहे होंगे, ठीक है ना। और गुर्जर 6वीं शताब्दी की ईस्वी में भारत में आकर बस गए थे। अब ये भी मानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार यहाँ के मूल निवासी थे, क्षत्रिय वर्ण के थे और ये हरिश्चंद्र इनके पूर्वज थे, जिन्होंने भद्र नामक क्षत्रिय से महिला से विवाह भी किया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, हम इसको छोड़ सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें तो अब पढ़ते हैं हम। देखिए संप्रभुता के अधिग्रहण के बाद भी प्रतिहार के कार्यालय प्रतीक चिन्ह ये बना रहा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। हाँ, ये विष्णु और शिव भगवती की पूजा करते थे। वे हर्षवर्धन के काल के दौरान राजपूताना के एक छोटे से साम्राज्य के स्वतंत्र शासक थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कन्नौज पर कब्जा करके अपनी शक्तियां बढ़ाई। मुस्लिम विजय से पहले उत्तर भारत में प्रतिहार साम्राज्य संभवतः अंतिम महान साम्राज्यों में से एक था, ठीक है। इसके बाद विशेषकर गुजरात और मालवा गुर्जर प्रतिहारों के प्रभाव में था, मैंने आपको बता दिया था। गुजरात और गुजरात की तरफ वाले थे ये। मालवा बहुत उपजाऊ था, ठीक है, और वहाँ पर व्यापार वगैरह होता था, वहाँ का भी हिस्सा था, ठीक है। प्रतिहारों ने अरबों की जो घुसपैठ थी उसका विरोध किया था सफलतापूर्वक, इसलिए इन्हें इसका श्रेय दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने घुसपैठ का विरोध किया था, जो कि अच्छा भी था और सही भी था।
अब इस राजवंश के पहले महान शासक आपके थे नागभट्ट, जिसने शासनकाल दौरान अरब मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कर मध्य भारत में जो आक्रमण किया, लेकिन वे हार गए और वापस चले गए। ठीक है, नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारी मालवा और राजपूतानाओं और गुजरात के कुछ हिस्सों में एक शक्तिशाली राज्य विरासत में सौंपा। नागभट्ट का भतीजा कक्का और देवराज के पुत्र वत्सराज ने धीरे धीरे उत्तर में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। ये भी अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे थे। वत्सराज ने बंगाल के, देखिए आगे ना, वत्सराज ने बंगाल के शासक धर्मपाल को हराया, वही चीज रिपीट, और वह उत्तर भारत में वर्चस्व के लिए पाल और राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल हुए। और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों में उनकी हार के बाद उनके पास ज्यादा कुछ नहीं जाना गया। ऐसा लगता है कि सत्ता केंद्र राजपूताना तक सीमित रही। ठीक है, हाँ, हार के बाद फिर उनकी ज्यादा शक्तियां बची नहीं थी। तो वत्सराज के पुत्र और उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने आरंभिक सैन्य कार्यों मालवा आदि के पहाड़ी किलों और पश्चिमी काठियावाड़ सिंध के प्रमुखों और आंध्र के शासकों कलिंग विदर्भ पर भी विजय प्राप्त की। यानी नागभट्ट द्वितीय भी काफी पराक्रमी था। इसने फिर से कोशिश करी और उसने कन्नौज पर कब्जा भी किया, लेकिन बाद में फिर कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया। इसने बाद में कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया। इसने बाद में कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, और प्रतिहारों की राजधानी भी इसने बना ली। तो गुर्जर प्रतिहार थे, इन्होंने उसको जीत लिया था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के साथ संघर्ष होते रहे और नागभट्ट की सफलता कम हुई, करारी हार भी झेली है, और बाद में भी काफी युद्ध होते रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे युद्ध होते रहे। ठीक है, लेकिन अंतिम में जो कन्नौज के जो नागभट्ट द्वितीय थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी और कन्नौज पर कब्जा कर लिया, अपनी राजधानी प्रतिहारों ने बना ली थी। अब एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, जो आपका ये जो वंश हुए हैं ना, कन्नौज के युद्ध के लिए ये वंशों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत में एकता नहीं थी। और एकता नहीं थी इस वजह से क्या हुआ, आने वाले समय में कुछ समय बाद जो तुर्की और अरबी आक्रमण हुए, उसकी वजह से ये वापस से जो कन्नौज था वो इनसे छिन गया था। ये ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। इन्होंने युद्ध तो किया, लेकिन एक तरीके से हम देखा जाए तो ये युद्ध करते रहे। ठीक है, अगर ये एकजुट होते तो बाहर से आने वाली जितनी भी मुस्लिम ताकतें थी, जैसे कि अरबी और तुर्की से आने वाली जो चीज़ थी, वो हमारे भारत देश पर कब्जा नहीं कर पाती, हमें नहीं लूट पाती। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हम नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो धन्यवाद दोस्तों।